नमस्कार दोस्तों, आज के एमसीक्यू सीरीज में 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। अकाउंटेंसी के सीक्वेंस में हैं। जो प्रीवियस वीडियो था उससे आगे का सीक्वेंस आज इसमें हम मेंटेन करेंगे। अकाउंटेंसी में ये क्वेश्चंस महत्वपूर्ण हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए जिनमें कॉमर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपका यूपी हायर एजुकेशन सर्विसेज कमीशन का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो या नेट का एग्ज़ाम हो या कहीं पीजीटी का एग्ज़ाम हो या अकाउंटेंट का एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए ये पूरी सीरीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें जो अकाउंटेंसी के क्वेश्चंस हैं वो पीजीटी से लेकर के असिस्टेंट प्रोफेसर और अकाउंटेंट तक के सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आते रहे हैं डिफरेंट टाइप के एग्जाम्स में, और क्योंकि ये बेसिक और फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं जिनको मैं इस सीरीज़ में ले रहा हूँ, इनमें चेंजेज बहुत रेयर हैं। तो ये हमेशा एज इट इज क्योंकि फंडामेंटल क्वेश्चन से बने रहेंगे, आने वाले एग्जाम्स में भी इनके पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। स्टार्ट करते हैं आज। फिर आज का पहला क्वेश्चन है 171 इन अ सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के सिंगल एंट्री सिस्टम में इनमें से हमें पहचान करना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, ओनली पर्सनल अकाउंट एंड कैश अकाउंट आर प्रिपेयर्ड। देखिए, अकाउंटिंग के जब रिकॉर्डिंग की बात होती है तो अकाउंटिंग के रिकॉर्ड करने के दो सिस्टम हैं। एक है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम जो है उसको साइंटिफिक सिस्टम माना जाता है। इसको हम डुअल एस्पेक्ट पे हम इसमें रिकॉर्डिंग करते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे इसका रिकॉग्निशन है। जितनी भी इंडिया में भी जो कंपनीज हैं या जितनी लिस्टेड कंपनीज हैं उन सभी को डबल एंट्री सिस्टम के अनुसार अपने अकाउंट्स बनाने होते हैं। इसके अलावा अकाउंटिंग का वो सिस्टम जिसमें डबल एंट्री सिस्टम को नहीं अपनाया जाता है उसी को सिंगल एंट्री सिस्टम बोल दिया जाता है। एक्चुअल में ये कोई सिस्टम नहीं है कह करके, जहाँ पे कोई सिस्टम फॉलो नहीं होता है अकाउंटिंग का उसी को सिंगल एंट्री सिस्टम, या इससे ज़्यादा अच्छा नाम इसी के लिए यूज होता है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, क्योंकि इसमें रिकॉर्ड इनकम्प्लीट रहते हैं। जो सुविधाजनक लगते हैं या जो रिक्वायर्ड लगते हैं किसी बिजनेसमैन को उनको रिकॉर्ड कर लेता है, बाकियों को छोड़ देता है। तो इस सिस्टम में जनरल प्रैक्टिस ये होती है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि इसका कोई फिक्स्ड सिस्टम नहीं है, इसलिए 100% श्योरिटी नहीं है कि सिंगल एंट्री सिस्टम में कोई आदमी किस तरीके का अकाउंट्स बनाएगा। लेकिन ज़्यादातर कोई बिजनेसमैन पर्सनल अकाउंट रिकॉर्ड करता है और कैश अकाउंट रिकॉर्ड करता है, लेकिन ये भी कोई 100% श्योर नहीं कि इन्हीं को मेंटेन करेगा। वो इनमें भी वो किसी को छोड़ सकता है। खास बात ये होती है कि वो डबल अकाउंट नहीं बनाता है, डुअल सिस्टम को मैनेज नहीं करता है, तो ही वो सिंगल एंट्री सिस्टम हो जाता है। और ट्रायल बैलेंस तो इसमें बन नहीं पाता है, क्योंकि जब सारे अकाउंट हम बना ही नहीं रहे तो ट्रायल बैलेंस हमारा मैच ही नहीं करेगा, इसलिए इसको बनाया ही नहीं जाता है। और ऑल अकाउंट तो बनते ही नहीं है इसमें, क्योंकि पहली बात आ रही है कि इसमें तो कुछ को छोड़ा जाता है, तो इसलिए इसका सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट देखेंगे, द बैलेंस शीट ऑफ ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट कंटेन। एक ऐसा संगठन जो प्रॉफिट अर्न नहीं करता है, ऐसी संस्था के बैलेंस शीट में इनमें से क्या नहीं होगा, ये पूछा है। तो गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब है हमारा वो है ऑप्शन बी, ओनर्स इक्विटी। देखिए, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का कोई ओनर नहीं रहता है। जो लोग इसको चलाते हैं उसको इसके ट्रस्टी या इसके मेंबर कहा जाता है, चाहे वो इसके लिए पैसा जुटाएं चाहे डोनेशन से कहीं बाहर से पैसा लें। लेकिन इसमें जो पैसा लग जाता है वो वापस नहीं होता है, आपका डोनेशन या चैरिटी के नाम पे वो उसमें यूज हो जाता है। तो इसलिए इन संस्थाओं में कोई ओनर होता ही नहीं है। जब ओनर होता नहीं है तो ओनर की इक्विटी भी नहीं होती है। बाकी इनके पास एसेट होते हैं, डेटर होते हैं, बिल्डिंग होते हैं, ये सब हो सकते हैं। नेक्स्ट है 173, द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज। एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट अर्न नहीं करता है, उसका रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में पूछा गया है कि वो किस टाइप का अकाउंट है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन बी, रियल अकाउंट। देखिए, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट केवल रिसीट और पेमेंट को रिकॉर्ड करता है, रिसीट्स और पेमेंट को। यानी कि जैसे हम कैश बुक में लिखते हैं केवल रिसीट्स और पेमेंट, ठीक उसी तरह रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में भी लिखते हैं। तो कैश बुक में भी हम दो साइड रहती हैं, कैश बुक में रिसीट्स और पेमेंट। फर्क क्या होता है, कैश बुक में हम डेट वाइज एंट्री करते हैं क्योंकि ये प्राइमरी बुक है, जबकि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में कैश बुक की समरी रहती है, मतलब पूरे साल के रिसीप्ट एक हेड में लिखे जाते हैं। जैसे कैश बुक की रिसीट में आप लिखेंगे कि महेश से रिसीट, सुरेश से रिसीट, इस डेट पे रिसीव, यहाँ पे आप लिख देंगे टोटल कि पूरे साल में महेश से कितना रिसीव, पूरे साल में डेटर से कितना रिसीव,
तो यहाँ पे पूरा एक हेड लिखा जाता है और 1 साल की एंट्री एक बार होती है, इसमें नीचे डेट नहीं रहती हैं, ये फाइनल अकाउंट का हिस्सा होता है। तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, क्योंकि कैश बुक की समरी होती है तो जो कैश अकाउंट की नेचर है वही इसकी भी नेचर है, तो इसकी नेचर रियल अकाउंट होती है और रियल अकाउंट के बेस पे ही इसका निर्माण भी होता है, बनता भी है, रिकॉर्डिंग होती है इसमें। नेक्स्ट है एनी डोनेशन रिसीव्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पज इज। अब कोई डोनेशन जब प्राप्त होता है और किसी विशेष पर्पज के लिए मिले, किसी विशिष्ट कार्य के लिए, तो वो क्या कहलाएगा संस्था की बुक्स में? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, उसको कहेंगे कैपिटल रिसीट, पूंजीगत प्राप्ति। देखिए प्राप्ति जो होती है 2 तरह की होती हैं, आयगत रेवेन्यू रिसीट और पूंजीगत कैपिटल रिसीट। आयगत रिसीट, रेवेन्यू रिसीट वो होती हैं जो संस्था की इनकम को बढ़ावा देती हैं, जिनसे संस्था का प्रॉफिट बढ़ता है। कैपिटल रिसीट वो रिसीट होती हैं जो संस्था ने कहीं से कोई अर्न नहीं की है, उसकी इनकम को बढ़ावा नहीं दे रही है, हाँ उसके फंड्स को बढ़ावा दे देगी, नेचुरली उसके फंड्स बढ़ जाएंगे। तो जब कोई पैसा स्पेसिफिक पर्पज के लिए मिलता है जिसमें हमें यूज करना है, तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रचलन है कि वो फंड बेस्ड अकाउंटिंग अपनाती हैं। फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मतलब होता है कि जब किसी स्पेशल पर्पज के लिए कोई पैसा मिलता है तो उसको ये इनकम नहीं मानती, बल्कि उसको ये एक फंड मानती हैं और अपनी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में फंड बना देती हैं इतने रुपए का, और एसेट साइड में जो कैश मिला है वो लिख देती हैं। जैसे मान लो 10 लाख मिला किसी खास पर्पज के लिए, तो ये डायरेक्ट अपने बैलेंस शीट में लिखेंगे, कहीं इनकम में नहीं लिखेंगे। कैश लिख देंगे एसेट साइड में, फंड लिख देंगे लायबिलिटी साइड में। जब इस फंड में से पैसा खर्च होगा, मान लो ये फंड उन्होंने यूज कर लिया अगले साल, तो कैश को घटा देंगे और फंड को घटा देंगे, फंड खत्म हो जाएगा। तो कैपिटल रिसीप्ट उसको माना जाता है, बैलेंस शीट में लिखा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे सैलरीज आउटस्टैंडिंग एट द एंड शुड बी। साल के लास्ट में जो सैलरी आउटस्टैंडिंग होगी उसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए यह बताना है। तो चारों ऑप्शंस आप देख लें, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, फिर आइडिया लगाएं। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन ए, इसको ऐड किया जाता है सैलरीज में। आउटस्टैंडिंग का मतलब हो गया कि जो साल के लास्ट में पे नहीं किए। जब साल के लास्ट में हम अकाउंट बनाएंगे तो क्योंकि अकाउंट तो बनते हैं एक्रूअल सिस्टम से, जब हम प्रॉफिट निकालते हैं तो एक्रूअल सिस्टम से निकालते हैं, तो इसलिए हम इनकम और एक्सपेंडिचर के केस में, क्योंकि इसमें जो ऑप्शंस हैं उनको मैं सबको भी बता दूंगा एक बार, पहले इसको जो सही ऑप्शन है इसको डिटेल कर देता हूँ। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है वो एक्रूअल बेसिस पे बनता है। एक्रूअल बेसिस की खास पहचान है कि आपने पैसा दिया है नहीं दिया है, अगर वो इनकर हो गया है, जैसे सैलरी आपने दी नहीं है आउटस्टैंडिंग सैलरी, लेकिन इनकर तो हो गई, बंदे ने काम तो किया, इसीलिए आप आउटस्टैंडिंग बोल रहे हो, तो वो खर्च है आपका। इसलिए जो बाकी सैलरी आपके बुक में लिखी हुई है उनमें आप ये भी जोड़ दोगे, टोटल खर्चा दिखाओगे अपने एक्सपेंडिचर साइड में, इनकम ना एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो ये ऑप्शन सही है। अगले ऑप्शन की बात करें तो शोन ओनली ऑन रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, तो ये ओनली की वजह से गलत हो गया, ऐसा नहीं है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में भी दिखता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी दिखेगा, इवन बैलेंस शीट में भी दिखेगा लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो बी ऑप्शन गलत है। शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, ये इसलिए गलत है क्योंकि ये एसेट साइड की बात कर रहे हैं, वो तो लायबिलिटी साइड में दिखता है आउटस्टैंडिंग सैलरी। फिर कह रहे हैं शोन ओनली ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, ये इसलिए गलत है क्योंकि इन्होंने ओनली लगा दिया, ओनली नहीं लगाते तो ये भी बात सही हो जाती। तो ऐसा नहीं है कि अकेले इसी में दिखता है। नेक्स्ट देखेंगे 176, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शोज अ बैलेंस ऑफ। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस चीज का बैलेंस दिखाता है? देखिए जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और इसका जो बैलेंस है वो शो करेगा सरप्लस या डेफिसिट। अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्रेडिट साइड ज़्यादा है यानी कि प्रॉफिट है तो उसको सरप्लस बोलते हैं। अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक्सपेंडिचर साइड ज़्यादा है यानी कि लॉस है तो उसको बोलते हैं डेफिसिट। एनपीओज के केस में ये प्रचलन है कि जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में तो प्रॉफिट या लॉस बोलते हैं, उसी चीज को नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट और लॉस ना बोल करके सरप्लस और डेफिसिट बोलते हैं। नेक्स्ट है 177, इसमें पूछा है अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट प्रिपेयर। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ इनमें से क्या तैयार नहीं करती है? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्योंकि वो संस्थाएं बनाती हैं जो लाभ कमाने के मकसद से काम करती हैं, लेकिन जो एनपीओ होते हैं वो लाभ कमाने के मकसद से काम नहीं करते, इसलिए वो इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह इसी के जैसा, इसी के रूल से बनने वाला अकाउंट बनाते हैं जिसको ये बोलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं ये इसलिए कि टोटल रिसीट और पेमेंट एक जगह दिख जाती हैं।
और रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो इनका रोल प्ले करता है, एक तरह से यूं कह सकते हैं कि ये वो रोल प्ले करता है जैसा जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ट्रायल बैलेंस जो रोल प्ले करता है, लगभग वही रोल प्ले करता है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट P&L जैसा रोल प्ले करता है, और बैलेंस शीट एज इट इज इनके यहाँ भी बनती है जैसे वहाँ पर बनती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में। नेक्स्ट देखेंगे 178, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ओन। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है एनपीओज के द्वारा, कौन से बेसिस पे, यह पूछा है इसमें। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है एक्रूअल बेसिस पे। इसके बारे में तो अभी ऑलरेडी डिस्कस किया ही था। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्रूअल बेसिस पे ही तैयार किया जाता है। अकाउंटिंग के दो बेसिस होते हैं इस आधार पे, एक होता है कैश बेसिस, दूसरा होता है एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस जो होता है अकाउंटिंग का, उसमें केवल कैश की रिकॉर्डिंग होती है। जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं वो ये कैश बेसिस पे बनाते हैं। और एक्रूअल बेसिस पे बनते हैं वो अकाउंट जिनमें हम प्रॉफिट या लॉस निकालना चाहते हैं। एक्रूअल बेसिस को मर्केंटाइल सिस्टम भी कहा जाता है, अकाउंटिंग का मर्केंटाइल सिस्टम भी एक्रूअल बेसिस को ही बोला जाता है। तो इस तरीके से मर्केंटाइल सिस्टम। नेक्स्ट है 179, इसमें पूछा है विच ऑफ दीज बुक्स इज नॉट रिलेटेड टू नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स। इनमें से कौन सी बुक नॉन ट्रेडिंग कंसर्न से संबंधित नहीं है। नॉन ट्रेडिंग मतलब वही हो गया नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित नहीं है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, डोनेशन बुक्स। देखिए इनके जो फाइनल बुक्स बनती हैं उनके रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट और नॉट फॉर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट, उनसे पहले इनकी जो बुक्स बनती हैं प्राइमरी बुक्स, उनमें ये महत्वपूर्ण बुक्स होती हैं। स्टॉक रजिस्टर सारी संस्था एनपीओ जरूर बनाते हैं, मिनट्स बुक्स मीटिंग में जो मिनट्स होते हैं उनको लिखने के लिए, और मेंबर रजिस्टर ये मेंबर्स का रजिस्टर बना के रखते हैं ताकि इनको जो कंट्रीब्यूशन आता है मेंबर से उसका रिकॉर्ड प्रॉपर रहे। डोनेशन बुक जरूरी नहीं है कि ये बनाए या नहीं बनाए। तो ये इनकी अकाउंटिंग का मेजर हिस्सा होते हैं तीनों। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है 180, अंडर फ्लक्चुएशन मेथड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज। फ्लक्चुएशन मेथड देखिए कैपिटल पार्टनर्स के केस में कैपिटल अकाउंट दो तरीके से मेंटेन हो सकते हैं। एक होते हैं फ्लक्चुएटिंग बेसिस पे, फ्लक्चुएटिंग यानी कि परिवर्तनशील। दूसरे होते हैं फिक्स्ड बेसिस पे यानी कि स्थायी। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बन सकता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बन सकता है। ये कह रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल को फ्लक्चुएटिंग मेथड में कहाँ रिकॉर्ड करेंगे। देखिए फिक्स्ड कैपिटल मेथड जब मेंटेन होता है तो कैपिटल फिक्स्ड रहती है। कैपिटल अकाउंट में केवल कैपिटल का बैलेंस, एडिशनल कैपिटल और परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल, यही चीजें रिकॉर्ड होती हैं। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, परमानेंट विड्रॉल, एडिशनल कैपिटल, यही चार चीजें रहती हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में। बाकी सारी चीजें चली जाती हैं करंट अकाउंट में जब कैपिटल फिक्स्ड हो। लेकिन यहाँ पे पूछ रहे हैं ये फ्लक्चुएटिंग में हर चीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ही आती है, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ही आएगी। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल है, ये मिलेगा इंटरेस्ट पार्टनर को, तो इसकी कैपिटल बढ़ानी पड़ेगी तो इसको क्रेडिट करेंगे, और इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट देखें, इंटरेस्ट अलाउड ऑन पार्टनर्स लोन विल बी डेबिटेड टू। अब अगर किसी पार्टनर ने लोन दे रखा है फर्म को, तो उस पर जो इंटरेस्ट फर्म देगी उसको डेबिट कहाँ पे करेंगे, किस अकाउंट में करेंगे। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म के लिए खर्चा है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। अगर इसकी एंट्री करेंगे तो इस तरीके से होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। पार्टनर के लोन अकाउंट बढ़ जाएगा और इंटरेस्ट फर्म के लिए खर्चा है। जब इसको P&L अकाउंट में ले जाया जाएगा चार्ज करने के लिए, तब एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन लोन क्योंकि नॉमिनल था कैंसिल हो गया, पार्टनर का लोन बढ़ गया। अगर इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं करेंगे तो टू कैश लिख देंगे, और P&L अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो जाएगा जब P&L में ये चार्ज किया जाएगा। तो इसलिए इसका सही जवाब होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट देखेंगे, द रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स इज कॉल्ड। पार्टनर्स के बीच में जो लिखित एग्रीमेंट होता है उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख,
जो लिखित समझौता होगा तब इसको डीड बोलते हैं। डीड अपने आप में, डीड का मतलब होता है समथिंग विच इज रिटन। नेक्स्ट है पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू। अब पार्टनरशिप अस्तित्व में किस तरीके से आती है, तो इसमें सही जवाब है ऑप्शन सी, कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से। एक समझौता होता है, पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट होता है, रिटर्न एग्रीमेंट हो या ओरल एग्रीमेंट हो, कैसा भी हो सकता है, लेकिन समझौते से बनती है पार्टनरशिप। नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट इज ओपनड इन केस ऑफ। कैपिटल अकाउंट निम्न में से किस केस में खोला जाएगा, ये पूछा है। तो गिवन ऑप्शन में जो सटीक जवाब है इसका वो ऑप्शन बी है। जब पार्टनरशिप होगा बिजनेस में तो ऐसे केस में कैपिटल अकाउंट अलग से खोले जाते हैं। नेक्स्ट है 185, इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन। अगर कोई अनुबंध ना हो, कोई एग्रीमेंट ना हो रिटर्न में, तो जो प्रॉफिट होगा पार्टनर्स को, उसको किस रेशियो में बांटा जाएगा, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इक्वल प्रोपोर्शन। ऐसा प्रावधान है पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कि अगर पार्टनर्स ने आपस में कोई समझौता नहीं किया है प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो को लेकर के, तो इक्वल बांटा जाएगा सभी को, प्रॉफिट हो या लॉस हो। नेक्स्ट है इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ ए पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, यानी कि लिखित में कोई समझौता नहीं है, व्हाट इज द रूल फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने के लिए क्या रूल है, तो इसका रूल है ऑप्शन ए, इसका सही है, नो इंटरेस्ट इज चार्ज। कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा ड्राइंग पे, अगर पार्टनरशिप डीड में कोई समझौता इस बारे में नहीं है तो। नेक्स्ट है 187, इसमें पूछा गया है द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ डैश पर एनम इज टू बी अलाउड टू ए पार्टनर फॉर एडवांस या लोन गिवन एज्यूमिंग द पार्टनरशिप डीड स्टेज साइलेंट ऑन द मैटर। अगर पार्टनरशिप डीड में कोई इस बारे में प्रावधान नहीं है कि पार्टनर ने कोई लोन दे रखा है तो उस पर क्या ब्याज दिया जाएगा, अगर कोई प्रावधान नहीं है तो रूल होता है 6% पर एनम के रेट से उसको इंटरेस्ट दिया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है 188, इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिपेयर्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स अमंग द पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में लाभों का बंटवारा दिखाने के लिए कौन सा अकाउंट बनता है, तो सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ और हानि नियोजन खाता। इसका मकसद ही यही होता है कि सबसे लास्ट में जो प्रॉफिट रह जाता है, जो डिविजिबल प्रॉफिट रह जाता है, उसको पार्टनर्स में किस तरीके से बांटा जाएगा। इसमें पार्टनर्स में बांटने के साथ ही साथ इसमें रिजर्व भी इसी में क्रिएट किया जाता है, संस्था अगर कोई रिजर्व रखना चाहती है तो। नेक्स्ट है 189, इसमें पूछा गया है ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, एक नए पार्टनर के एडमिशन पे द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट इज क्रेडिटेड टू। अगर इंक्रीज होता है किसी एसेट में तो वो क्रेडिट किया जाएगा कौन से अकाउंट में, तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। जब किसी पार्टनर का एडमिशन हो या रिटायरमेंट हो और अगर किसी एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो एंट्री होती है एसेट अकाउंट डेबिट, उस एसेट को कर देंगे आप डेबिट, एसेट डेबिट, और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट पूछा है यहाँ पे, डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट है 190th, और इसमें पूछा है ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर एनी इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग्स। देखिए यह इज क्रेडिटेड टू, लगभग सेम ही क्वेश्चन है, वहाँ पे एसेट दिया था, यहाँ पे इन्होंने नाम दे दिया एसेट का बिल्डिंग, आंसर इसका भी वैसे ही रहेगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, ये भी रिवैल्यूएशन में क्रेडिट किया जाना है, तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट है ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, अगेन उसी टाइप का क्वेश्चन है, इज डेबिटेड टू, वो डेबिट किसको किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान देंगे इन्होंने पूछा है डेबिट। क्वेश्चन में इसी तरीके से ध्यान देना है, एक एक वर्ड कई दफा आंसर को बदलता है। तो अब इसमें पूछ दिया इन्होंने वैल्यू ऑफ एसेट को डेबिट कहाँ किया जाएगा, तो अभी एंट्री हमने बताई थी एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो पर्टिकुलर एसेट अकाउंट को डेबिट करेंगे आप, इसलिए सही जवाब इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट होगा 192, इसमें देखेंगे प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन विल बी बोर्न बाय। प्रॉफिट या लॉस अगर होता है रिवैल्यूएशन पे तो वो बियर किया जाएगा किसके द्वारा, अगर लॉस है तो बियर कौन करेगा, प्रॉफिट है तो लेगा कौन, किस तरीके से, तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन सी, द ओल्ड पार्टनर्स, पुराने पार्टनर्स जो होंगे वो उसको लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ऑल पार्टनर एक वर्ड लिखा हुआ है, तो ये भी सही हो सकता था, लेकिन चूंकि उन्होंने ये नहीं बताया कि ये केस एडमिशन का है या रिटायरमेंट का है, तो अगर एडमिशन का होगा तो ये ऑल वाला वहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि नए वाले को तो मिलना नहीं है,
तो इसलिए ये नहीं हो सकता है इसमें सही जवाब। बाकी न्यू पार्टनर ये तो सही हो ही नहीं सकता, नए को क्यों देंगे। ये सही है ओल्ड पार्टनर्स, पुराने पार्टनर्स। अब पुराने पार्टनर्स को सही क्यों होगा, उसका कारण क्या है कि अगर नया पार्टनर आता है तब भी आपका जो पुराने पार्टनर वर्ड है वो सही रहेगा। अगर कोई रिटायर हो रहा है तब भी पुराने का मतलब हो गया वो भी पुराना ही था, जाने वाला भी। तो ओल्ड पार्टनर इसमें सही जवाब इसलिए बैठता है। नेक्स्ट देखेंगे 193, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इज। पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन है इनमें से क्या, तो गिवन ऑप्शंस में से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल रहा है, नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, दो फर्म आपस में एमलमेट हो रही हैं, ये सब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहलाता है। तो बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है 194, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ABC इज 1/2, 2/5, 1/10। आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ ए रिमेनिंग पार्टनर्स रेशियो विल बी। अब बाकी के साझेदारों का क्या होगा प्रॉफिट एंड लॉस अनुपात, अगर ए रिटायर हो जाता है तो ऐसे केस में आपको कैलकुलेशन करनी है इसको 1/2, 2/5 और 1/10 का डेनोमिनेटर सेम करके पहले इसको एक कंपैरेटिव रेशियो बना लेना है। तो अगर डेनोमिनेटर इसका 10 ले लेंगे तो 1/2 यानी कि 2 5 या 10 5 आ जाएगा यहाँ पे, और ये 5 2 या 10 2 2 4 आ जाएगा, और ये 10 1 या 10 ये तो 1 ही रहेगा। तो इनका रेशियो बनता है 5:4:1। अब वो कह रहे हैं कि अगर इनमें से ए रिटायर हो जाए, तो देखिए जब ये नहीं बताया गया हो कि रिटायर होने वाला किसी पार्टनर को अपने हिस्से में से कितना दे के जा रहा है, जब ऐसा नहीं पता होता है तो ये माना जाता है कि जो पुराने पार्टनर्स, जो बाकी पार्टनर्स हैं वो अपने पुराने रेशियो को ही कंटिन्यू रखेंगे, तो उनका रेशियो यही रहेगा 4:1, और इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 4:1। नेक्स्ट देखेंगे 195, ड्यू टू रिटायरमेंट या डेथ ऑफ ए पार्टनर। रिटायरमेंट या डेथ होने की वजह से किसी पार्टनर का, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा उस पर निशान लगाना है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पार्टनरशिप इज डिसोल्ड। साझेदारी समाप्त हो जाएगी, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे एडमिशन हो, चाहे चेंज इन रेशियो हो। पुरानी पार्टनरशिप डिसोल्व हो जाती है, नई पार्टनरशिप बन जाती है अगर वो फर्म को जारी रखना चाहते हैं तो। पार्टनरशिप फर्म डिसोल्व हो जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। फर्म डिसोल्व होने का मतलब होता है व्यवसाय का बंद हो जाना, पार्टनरशिप डिसोल्व होने का मतलब होता है पुराना समझौता खत्म हो जाना। तो पुराना समझौता नेचुरली खत्म हो जाएगा जब रिटायर हो जाएगा कोई, अब जो बाकी पार्टनर है वो नया समझौता बनाएंगे अपना। पार्टनरशिप एंड पार्ट बोथ आर डिसोल्व, ये भी इसलिए गलत है, तो ए ऑप्शन ही इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखेंगे 196, ABC पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करते हैं वो 3:2:1 में। उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा ए और सी का, अगर बी रिटायर हो जाता है। तो ये क्वेश्चन भी अभी जो इससे पहले किया था उसके जैसा है लगभग, इसमें 3:1 सीधा दिया ही है। इन्होंने कह दिया है कि अगर बी रिटायर हो जाता है तो ए और सी का रेशियो क्या होगा, तो नेचुरली ए और सी का 3:1 रह जाएगा, बी हट जाएगा, बस वो अपना कंटिन्यू रखेंगे पुराने वाला। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे 197, पार्टनरशिप फर्म विल नॉट बी कंपल्सरीली डिसोल्व बाई कोर्ट इन केस ऑफ। कोर्ट के द्वारा अनिवार्य रूप से समाप्त नहीं की जाएगी पार्टनरशिप फर्म इनमें से किस केस में। जिस केस में अनिवार्य समापन नहीं होता है उसकी पहचान करनी है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, रिटायरमेंट ऑफ 1 पार्टनर आउट ऑफ 3। 3 में से एक पार्टनर रिटायर होता है तो 2 पार्टनर बच ही रहे, ऐसे केस में अनिवार्य समापन की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट बाई पार्टनर, पार्टनर कोई लगातार परसिस्टेंट ब्रीच करता है, एग्रीमेंट को तोड़ता है, तो ऐसे केस में अगर एक अग्रीव्ड पार्टनर, कोई दुखी पार्टनर कोर्ट में पहुंच जाएगा कि साहब ये बार बार एग्रीमेंट को तोड़ता है, तो जो कोर्ट है वो आदेश देकर के संस्था को बंद करा सकता है। बिजनेस बिकम इलीगल ड्यू टू चेंज इन लॉ, कानून में अगर कोई परिवर्तन हो जाए और जो बिजनेस पहले लीगल था वो इलीगल हो जाए, तो ऐसे केस में वो ऑटोमेटिकली संस्था आवश्यक रूप से फर्म बंद करानी पड़ेगी। कंटिन्यूअस ह्यूज लॉसेज ऑफ बिजनेस, बिजनेस में अगर लगातार बड़े लॉसेज चल रहे हैं तो भी संस्था को बंद कराया जा सकता है आवश्यक तौर पे। नेक्स्ट है 198, इसमें है इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 प्रोवाइड फॉर द सेटलमेंट ऑफ एसेट बिटवीन द पार्टनर्स। अगर फर्म समाप्त हो जाती है, डिसोल्यूशन हो जाता है, जब फर्म समाप्त हो जाती है तो फर्म की सारी एसेट बेची जाती हैं, सारी लायबिलिटीज की पेमेंट की जाती है। ये पूछ रहे हैं कि सेटलमेंट ऑफ एसेट पार्टनर्स के बीच में कौन से सेक्शन के तहत किया जाएगा पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन डी, सेक्शन 48 यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाता है एसेट के बंटवारे के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 199,
व्हेन द पार्टनरशिप फर्म इज डिसोल्व, जब पार्टनरशिप फर्म डिसोल्व होती है, फॉलोइंग अकाउंट इज ओपनड इन द बुक्स ऑफ द फर्म, तो फर्म की बुक्स में कौन सा अकाउंट खोला जाता है? जब डिसोल्यूशन होता है फर्म का तो सारी एसेट बेची जाती हैं, उनसे पैसा वसूल किया जाता है, रियलाइज किया जाता है, लायबिलिटीज की पेमेंट की जाती है, प्रॉफिट और लॉस पता चल जाता है बेचने पे, जो प्रॉफिट और लॉस आता है डिसोल्यूशन का उसको पार्टनर्स में बांट दिया जाता है। तो इसमें अकाउंट कौन सा खोलते हैं इस काम के लिए? इस काम के लिए अकाउंट खोलते हैं, ऑप्शन सी सही जवाब है, रियलाइजेशन अकाउंट, वसूली खाता। इसकी नेचर भी एक नॉमिनल अकाउंट जैसी होती है, क्योंकि ये प्रॉफिट या लॉस निकाल के बताता है कि फर्म के समापन पे एसेट को बेच करके लायबिलिटीज को पे करके क्या प्रॉफिट या क्या लॉस रहा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 200, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी इज, फर्म के डिसोल्यूशन के समय अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के संदर्भ में क्या प्रावधान है ये पूछा है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब होगा ऑप्शन डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। देखिए अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो इसका मतलब वो रिकॉर्ड में नहीं थी, लेकिन यहाँ पे जब लिखा है डिसोल्यूशन के समय पे कि अनरिकॉर्डेड है तो इसका मतलब है वो रिकॉर्ड में तो नहीं थी लेकिन देनी पड़ेगी। अब तो जो लायबिलिटी देनी पड़ेगी, फर्म समाप्त हो रही है, उसको अब हम पे करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट इसी काम के लिए बनता है, लायबिलिटीज की पेमेंट को लॉस के रूप में दर्ज करता है और एसेट के बिकने को ये अपने आमदनी के रूप में दर्ज करता है। तो जब ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की पेमेंट करेंगे तो ये एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश में पेमेंट होगी इसलिए कैश अकाउंट लिखेंगे, और रियलाइजेशन के लिए लॉस हो गया इसलिए रियलाइजेशन को डेबिट करेंगे, इसलिए डेबिट होगा रियलाइजेशन अकाउंट को। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं वीडियो कैसा लगा, और कंटिन्यूअस वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। आप चाहे कोई भी एग्जाम कॉमर्स के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पूरी सीरीज उसमें काफ़ी हेल्पफुल होगी। इसका पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो मैं कई बार बता चुका हूं, लोगों के कमेंट्स के माध्यम से आप लोग पूछते हैं, तो मैं ये सारे पीडीएफ जो यहाँ पे आपको सामने पीडीएफ दिख रहा है ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाएगा। जब इस वीडियो का लिंक मैंने जहाँ पे डाला वहीं पे मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप में आप स्क्रॉल अप करके पिछले जो पीडीएफ्स हैं उनको भी आप ढूंढ सकते हैं, वो वहाँ से मिल जाएंगे आपको। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मैं प्रोवाइड करा दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे लिखा होगा टेलीग्राम ग्रुप फॉर टीचर प्रेपरेशन एग्जाम्स। तो टीचर एग्जाम्स के लिए जो प्रेपरेशन के लिए ग्रुप है वो आप ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।